Hey everyone, it's your educator Anjali Verma and in our today's video we are going to discuss the math strategy, math study plan कि हमें अब से किस तरीके से प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से मैथ्स के लिए so that हम बहुत अच्छा स्कोर कर सके 90 प्लस या 95 प्लस या इवन 100 जो भी 100 स्कोर करना चाहता है होपफुली पहले से ही स्टार्ट कर दिया होगा मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना नहीं भी करा है तो हम डिस्कस करते हैं कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले अपना सिलेबस देख लेना, सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में हैं, जो भी टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड्स, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उस केस में आपको पूरा सिलेबस करना है। सो लेट्स सपोज अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जो भी डिलीटेड टॉपिक्स भी हैं जो बोर्ड्स में नहीं आने वाले हैं उनको भी प्रिपेयर करना, उनसे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा नहीं है कि चलो अभी तो बोर्ड्स के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, एंड में हम वो टॉपिक्स भी देख लेंगे CUET के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड्स जैसे ही आपके फिनिश आउट होते हैं कुछ ही टाइम आपको मिलता है CUET की प्रिपरेशन के लिए, बाकी सेक्शंस भी वहां पे रहते हैं, लैंग्वेज हो जाता है, जनरल टेस्ट जिसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं। इसीलिए इट्स बेटर कि अभी आप जैसे ही मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट की, सो जो भी डिलीटेड टॉपिक्स भी है ना उनको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, उनको भी पढ़ना। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास आती है सैंपल पेपर पैटर्न का एनालिसिस करना कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम सैंपल पेपर देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे कितने सेक्शंस है? 5 सेक्शंस है। वी हैव A, B, C, D एंड E। तो ये हमारे पास हो गए सेक्शंस। 80 मार्क्स का हमारे पास टोटल यहाँ पे पेपर रहता है। 20 मार्क्स आपके जाते हैं स्कूल से, सो मेक श्योर कि यहाँ पे भी आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करो, सो दैट यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 अगर आएंगे तो टोटल तभी आपका 100 आउट ऑफ 100 होगा। अदरवाइज अगर मान लो यहाँ पे तो आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेट्स सपोज 75 आउट ऑफ 80 आ गए, बट यहाँ पे टीचर ने आपको सिर्फ 15 मार्क्स दिए हैं, तो आपकी परसेंटेज ऑब्वियसली डाउन जाएगी। तो इसीलिए मेक श्योर कि ये जो मार्क्स है यहाँ पे इवन 30 जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में है वो आपके फुल जाएं। उसके बाद हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ए सेक्शन में 18 MCQ हैं, 2 असर्शन रीजन, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 18 मार्क्स हो गए। उसके बाद 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के हैं ये, तो टोटल इधर पे 10 हो गया। उसके बाद 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे एंड 3 मार्क ईच रहेंगे, इधर पे हो गया अगेन हमारे पास 18 मार्क्स। ये हमारे पास एक्चुअल में 20 होगा टोटल, बिकॉज 2 यहाँ पे क्या है हमारे पास असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी हैं। उसके बाद 4 हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स ईच, तो इधर पे 20 हो गया। एंड 3 ना हमारे पास केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे जो वेटेज है ना थोड़ी सी ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली 80 मार्क्स का पेपर है, तो 20 तो यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास MCQs, असर्शन रीजन, और उसके अलावा 3 यहाँ पे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, हेंस यहाँ पे हो गया हमारे पास 12। सो टोटल कितना हो गया? 80। तो ये हमारे पास सैंपल पेपर का पैटर्न है। एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसको डेफिनेटली चेकआउट करना कि एग्जैक्टली किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड किस टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेबस तो हमें पता है 13 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें से 6 चैप्टर्स जो है हमारी फर्स्ट बुक में है, बाकी के जो चैप्टर्स हैं हमारे पास वो कौन सी बुक में है? हमारे सेकेंड बुक में है। तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। 7 चैप्टर्स जो सेकेंड बुक के हैं ना वो थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट हैं कंपैरेटिवली, बिकॉज जो फर्स्ट बुक है ना वो तो बहुत सिंपल सी है। यहाँ पे फिर कैलकुलस आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ गया, 3D वेक्टर जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैथ्स के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है? सबसे पहले तो 2 आपके पास NCERT होती हैं, ठीक है, वो तो आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, NCERT के एग्जांपल्स हो गए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इवन द मिसलेनियस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। जनरली बच्चे सोचते हैं कि ऑप्शनल होती थी 10 तक तो वो नहीं आती थी, तो यहाँ पे मिसलेनियस भी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आते हैं, तो उनको आपको जरूर से जरूर प्रिपेयर करना है। उसके बाद आते हैं हम रेफरेंस बुक्स में। देखो रेफरेंस बुक्स में ML अग्रवाल आती है, RD शर्मा आती है, बट ये बुक्स मैं तभी आपको सजेस्ट करती अगर आप बहुत पहले से पढ़ रहे होते। अगर कोई भी बच्चा RD शर्मा पहले से करते हुए आ रहा है सारे चैप्टर्स की, तो वो डेफिनेटली करना। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक RD शर्मा प्रैक्टिस ही नहीं करी है, सो डू नॉट गो फॉर RD शर्मा। उससे बेटर है कि आप क्वेश्चन बैंक अभी प्रैक्टिस करो। कोई भी लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो, इवन लास्ट ईयर 2023 बोर्ड्स का भी चलेगा, बिकॉज उस टाइम का और अभी का पैटर्न जो है एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक्स आप सबसे पहले प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ना आपको सब टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, MCQs मिलेंगे, असर्शन रीजन आपको मिलेगा, उसके अलावा वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड अलॉन्ग विद दैट केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इसीलिए लेटेस्ट जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसी को प्रैक्टिस करो, नहीं है तो एक अपने लिए परचेस कर सकते हो।
हो, या लास्ट ईयर वाले बच्चों से भी ले सकते हो। उसके बाद PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर्स की बुक भी आती है, आप उसे भी परचेस कर सकते हो, या मैंने इनकी जो PDFs है ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है। स्टडी वेयर हाउस है मेरे टेलीग्राम का नेम, सर्च करना, या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है। कई बार लिंक वर्क नहीं करती है तो सिंपली आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके स्टडी वेयर हाउस। 13 के अराउंड सब्सक्राइबर्स वाला ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। फाइल सेक्शन पे जाना, वहां पे जो भी आपको प्रीवियस ईयर चाहिए है या इवन सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर चाहिए है तो आप सर्च कर सकते हो, वहां पे सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और भी चीज आपको चाहिए होती है तो आप कमेंट सेक्शन में या इवन टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे बता सकते हो। क्लास 10th के भी अगर आपको लगता है कि आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी मैंने एक न्यू चैनल लॉन्च करा है जहां पे मैं उनके लिए वीडियोस डाल रही हूँ, लेक्चर्स डाल रही हूँ। सो प्लीज शेयर दैट चैनल विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, अब वापस आते हैं तो हम बात करते हैं वन शॉट्स की। मैथ्स में वन शॉट्स क्या रेलिवेंट रहेंगे, क्या हमें वन शॉट्स करने चाहिए या डिटेल लेक्चर्स हमें प्रेफर करने चाहिए। वन शॉट से इजीली काम हो जाता है। एक बेनिफिट रहता है हमेशा वन शॉट का ओवर द डिटेल लेक्चर्स। वो क्या है, वन शॉट में आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, बाकी के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं, खुद से उनको प्रैक्टिस करना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें वो क्वेश्चन समझ ही ना आए, तो उस केस में क्या करें, ऑफलाइन सोल्यूशंस ऐप आते हैं, आप उन ऑफलाइन सोल्यूशन एप्स को डाउनलोड कर सकते हो सो दैट कोई भी क्वेश्चन में अगर आप अटक जा रहे हो, आपको नेट ऑन करके उसका सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप सिंपली वहां पे सोल्यूशन देख रहे हो, समझ रहे हो, उसके बाद उस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आई विल प्रेफर कि वन शॉट्स आप फॉलो करो। सारे वन शॉट्स मैथ्स के लिए मैंने डाल रखे हैं, सारे चैप्टर्स के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने की, तो उनको भी आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद स्कूल से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो आपने जैसे स्कूल से पढ़ लिया तो आप घर आके उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर कई बच्चे ट्यूशंस भी जाते हैं, या कई बच्चे ना ऑनलाइन बैचेस में भी एनरोल करते हैं। तो अगर आप चाहो क्लास 12th के लिए कर सकते हो, बट अदरवाइज ना क्लास 12th की जो प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी से आप इजीली कर सकते हो। मैंने भी सेल्फ स्टडी करी थी एंड मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी एंड केमिस्ट्री में भी। तो आप इजीली सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। बट अगर आप IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस केस में डेफिनेटली गो फॉर द बैचेस, क्योंकि सेल्फ स्टडी से IIT JEE नीट CUET इस टाइप के एग्जाम्स क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम कौन से बैचेस में एनरोल करें, तो PW के बैचेस यहाँ पे लॉन्च हुए हैं JEE के लिए। ठीक है, तो क्लास 11th के लिए अर्जुना JEE 3.0 लॉन्च हो रखा है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य JEE 3.0 लॉन्च हुआ है। इसी के साथ ना आपको लक्ष्य 1.0 एंड 2.0 भी यहाँ पे फ्री मिलेगा। एंड जो भी ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बैचेस लॉन्च हुए हैं, प्रयास JEE 3.0 एंड हिंदी मीडियम में भी ये बैच अवेलेबल है। सो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉस्ट रहेगा 2700। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए है, तो उसके लिए आप सारथी को प्रेफर कर सकते हो। 5000 इसका कॉस्ट है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी JEE क्रैक कर चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज कोर्सेज, बहुत ही अफोर्डेबल भी हैं, घर बैठ के आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। तो इन कोर्सेज को ना आप डेफिनेटली अपने लिए परचेस कर सकते हो। इनके मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं, तो इन बुक्स को भी आप परचेस कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये जितने भी हमारे पास बैचेस है ना काफी अफोर्डेबल भी हैं, यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो ये बैचेस आपको जरूर से जरूर हेल्प करेंगे, तो इनको परचेस कर सकते हो। ST 150 कोड एडिशनल आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, बिकॉज ये कोड यूज करके आपको 150 रुपीज का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा इन कोर्सेज में। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PW ऐप डाउनलोड करो एंड वहाँ पे जाके ST 150 कोड आप यूज कर लेना। उसके बाद हम वापस आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे। तो ये तो हमने मैथ्स के लिए सारी चीजें डिस्कस कर ली। उसके बाद हमें चैप्टर्स कितने कंप्लीट करने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट बुक ट्राई करो कि इस मंथ में, तो यानी कि अगस्त वाले मंथ में आप पूरी कंप्लीट कर सको। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आप थोड़े कम चैप्टर्स भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि आप जल्दी से कंप्लीट करो तो आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, आपने जल्दी जल्दी बस कंप्लीट करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट करो एंड वो जितने चैप्टर्स आप कंप्लीट कर रहे हो उसका कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। एंड जो भी बच्चों का कंफ्यूजन है कि हमने अभी तक कम चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं या ज्यादा कर लिए हैं, तो आपको ना एटलीस्ट 7 चैप्टर्स तो अभी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए।
पहले, बिकॉज जो इंटीग्रल्स वाला चैप्टर है ना वो काफी लंबा है, तो वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो बाकी जो चैप्टर्स है ना वो आप इजीली कर सकते हो। इवन जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है उसमें एक ही एक्सरसाइज है, काफी छोटा सा वो चैप्टर है, तो आप ना ट्राई करो कि इंटीग्रल्स को आप जल्दी कंप्लीट कर सको। बहुत लेंदी चैप्टर है वो, बट अगर आप डेली की एक एक एक्सरसाइज करोगे ना तो आप इजीली कर सकते हो। इवन कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज आ रही है तो उसमें आप 2 दिन 3 दिन लगा सकते हो, बट अदरवाइज जो क्वेश्चंस है ना वो काफी सिंपल है इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज में, एंड आप ऑफलाइन सोल्यूशन आपका भी यूज कर सकते हो, वो आपका काम और भी ज्यादा आसान कर देगा। उसके बाद प्रैक्टिस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। मैथ्स में अगर आपको फुल स्कोर करना है ना, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं जिसमें आपने रट ली कुछ इक्वेशंस, रट लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड आपने स्कोर कर लिया। वहां पे आपको मेथड पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, आपने प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए, बिकॉज कई बार होता है कि हम किसी स्टेप में अटक जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप वहीं पे अटके रह जाओगे, बट अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपके दिमाग में जरूर से जरूर वो चीज क्लिक कर जाएगी कि आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। अब कौन से इजी चैप्टर्स हैं जो बहुत ही सिंपल हैं एंड हम बहुत ही इजीली इनको कंप्लीट कर सकते हैं। मैट्रिसेस बहुत सिंपल चैप्टर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें से तो 2 ही नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वैसे भी इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। छोटू सा चैप्टर है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है। मैट्रिसेस जो हमारे पास चैप्टर है बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाला, वो हटा दिया गया है, तो बहुत ही छोटा सा और इजी चैप्टर हो चुका है। बस एलिमेंट्री ऑपरेशंस ही कई बार बच्चों को डिफिकल्ट लगते थे। उसके अलावा डिटर्मिनेंट्स की बात करें, इसमें भी जो सेकंड एक्सरसाइज थी ना वो ही बच्चों को डिफिकल्ट लगती थी, प्रॉपर्टीज वाली, वो भी इन्होंने हटा दी है, तो ये चैप्टर भी सिंपल हो गया है। बट इससे एक क्वेश्चन ना जरूर आता है जो कि आपका सॉल्विंग द इक्वेशंस वाला होता है। तो ax इक्वल्स टू b, तो इससे आप x की जो वैल्यूज निकाल रहे हो यानी कि एक्स वाई जेड इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हो, वो यहाँ पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे कंफर्म रहता है कि आएगा ही आएगा। तो 2 हमारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं, 3 हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट करना आ सकता है, और जो ग्राफ प्लॉटिंग होती है ना बिल्कुल ही ईजी होती है, बस आपको कॉर्नर पॉइंट्स देखने होते हैं। एक बार आप वन शॉट्स भी देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रही हूँ कि इतने सिंपल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन से हैं हमारे पास, कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैलकुलस में क्या क्या आता है, सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चैप्टर्स हमारे पास यहाँ हो गए। तो कैलकुलस अगर आपको मास्टर करना है, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक्स आने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, चेन रूल आना चाहिए एंड डिवीजन रूल आना चाहिए। ये जो फॉर्मूलाज हैं सबसे पहले आप इनको लर्न कर लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इजीली आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है इंटीग्रेशन। जो फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन में थे उसी के उल्टे हो जाते हैं इंटीग्रेशन में, बिकॉज इंटीग्रेशन यानी कि जोड़ना और डिफरेंशिएट करना यानी कि तोड़ना, ठीक है। तो उसके जो फॉर्मूलाज होंगे वहां पे इसके उल्टे हो जाएंगे, समझ में आ गई बात। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों, तो उसी को कंबाइन करके हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब ये टॉपिक्स ना काफी सिंपल भी हैं बट आपको डिफिकल्ट भी लग सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे 8 मार्क्स अराउंड के क्वेश्चंस आते ही हैं। बेस थ्योरम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स एंड 3D बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं। एंड रिलेशन एंड फंक्शन, इससे भी अराउंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे रहते ही हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर्स हैं। देन 80 मार्क्स की हमारे पास थ्योरी हो गई जैसे कि हमने डिस्कस करा है, एंड 20 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल्स के यानी कि जो मार्क्स आपके स्कूल से सेंड किए जाएंगे। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लाइक आई टोल्ड यू मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, तो इनको डेफिनेटली चेकआउट करना। एंड हम मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज भी करने वाले हैं पर चैप्टर, सो वेट फॉर दैट सेशंस, हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जितने फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चंस कर पाओगे। कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का समझ लेना कि डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं उसका बेस क्या है, इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं वहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो आप बहुत अच्छे से अगर समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें वैसे मैं आपको आगे बता ही चुकी हूँ, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, मिसलेनियस के भी करने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं मिलेगा आपको कोई अच्छा तो मुझे बता देना, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद एनसीईआरटी क्या इनफ है, बहुत बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है, तो मैंने आपको बहुत बार बता भी दिया है, वापस से बता देती हूँ, एनसीईआरटी इज नॉट इनफ फॉर 2024 बोर्ड्स बिकॉज इट डज नॉट
contain MCQs, it does not contain assertion reason, it does not contain case study type questions. ये questions भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी मार्क्स से कवर कर रहे हैं, तो अगर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं मिले, आपने प्रिपेयर ही नहीं करे, तो एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे करोगे? तो एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, यू शुड प्रेफर अ क्वेश्चन बैंक। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज एक क्वेश्चन बैंक ले लो, प्रीवियस ईयर्स करो, सो दैट आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड सैम्पल पेपर्स भी प्रैक्टिस करके जाना, सो दैट लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले, जब भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर्स के कर रहे हो या सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के कर रहे हो, अगर आपके पास बुक है तो उसमें ना इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस मार्क करते रहना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा? अगर वो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आए हुए हैं तो हमें पता चल गया कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने मार्क कर लिया। और कुछ होते हैं डिफिकल्ट, यानी कि वो उतने ज्यादा बार तो आए नहीं होते हैं, बट वो डिफिकल्ट होते हैं, यानी कि मैंने अगर एक बार करा तो मुझे नहीं समझ में आया, दूसरी बार करके वो क्वेश्चन हमें समझ में आया, एंड कुछ टाइम बाद अगर हमने वापस से वो क्वेश्चन देखा, हमें फिर भी नहीं समझ में आया, तो वो कुछ डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन हो गए हमारे लिए। अगर दूसरे स्टूडेंट के लिए नहीं भी है तो हमारे लिए है, तो हमें उन क्वेश्चन को मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद रिविजन करते रहना है। बहुत सारे आपके पास फॉर्मुलाज है तो उनको रिवाइज भी करते रहना, फॉर्मुलाज को लर्न करते रहना। एंड कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि यार ये डिफिकल्ट है या ये पर्टिकुलर पार्ट मेरा वीक है, मान लो रिलेशन एंड फंक्शन मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको मुझे बार बार रिवाइज करना है, बार बार उसे प्रैक्टिस करना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर देती थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कटते थे, और जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कटते थे ना, मेरे 98 आउट ऑफ 100 थे इन क्लास 10th, बाकी फिर 11th और 12th दोनों में ही मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए हुए थे। तो क्लास 10 तक मैं क्या मिस्टेक्स करती थी ना, कि मैं सारे स्टेप्स मेंशन ही नहीं करती थी। मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे तो मैं सोचती थी बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर बस सॉल्व कर देते हैं, तो मैं सारे स्टेप्स नहीं मेंशन करती थी। जो आपका एग्जाम पैटर्न है ना, उसमें क्लियरली गिवन रहता है, जो मार्किंग स्कीम है, कि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, तो अगर आपने स्टेप्स ही बीच में मिस आउट कर रखे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, आंसर को चेक करना है। कई बार हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें लगता है हमने सही कर लिया है, बट आंसर मैच नहीं करता है, तो कुछ मिस्टेक हो रही होगी, तो क्या मिस्टेक हो रही है वो चेक भी आपको करनी है, एंड मेथड्स भी हमें क्रॉस चेक करनी है। कई बार होता है आंसर तो सही आ जाता है, बट जो मेथड हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, वो गलत होता है। ये मेरे साथ हुआ है। इवन एक क्वेश्चन मैंने आई थिंक प्रैक्टिस कराया था यूट्यूब के ही सेशन में, जहाँ पे मेथड मैंने खुद ही गलत ले ली थी, देन आई टोल्ड कि ये गलत मेथड है एंड सही मेथड देन बताया। तो कई बार होता है हमारा आंसर तो सही आ रहा था बट वो मेथड गलत था, तो ये आपको ना खुद से भी चेक करते रहना है। एंड अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए है, सो स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम पे चले जाना, सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। क्लास 10th के लिए भी मैंने चैनल लॉन्च करा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो उसे भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.